हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, जो कि टीपीए के सेक्शन 35 में दिया गया है। तो इलेक्शन का मतलब चूज़ करना, इलेक्ट करना। तो ये इलेक्शन का राइट यहाँ पर किसको दिया गया है? ये दिया गया है किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर को। ठीक है, तो राइट ऑफ इलेक्शन जो है वो केवल यहाँ पर कौन एक्सरसाइज करेगा? जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज़ ए कोई पर्सन है, तो वो कहता है बी को कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और बदले में तुम्हें जो तुम्हारी शॉप है, जो बी की शॉप है, वो सी को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ए क्या कर रहा है? 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? बी को। और उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बी को क्या कहता है कि बदले में उसे अपनी शॉप किसको देनी पड़ेगी? सी को। तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बी क्या है? उस शॉप का ओनर है। तो और जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट भी एक ही है। ठीक है, यानी कि उसी इंस्ट्रूमेंट में बी को भी 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे, और उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बी जो है अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो भी उसकी शॉप है वो सी को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बी के ऊपर बेनिफिट भी कन्फ़र किया जा रहा है और लायबिलिटी भी कन्फ़र किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बी जो है उसके पास इलेक्शन का राइट होगा। इलेक्शन का राइट होगा मतलब वो चूज़ कर सकता है। अगर वो 5 लाख रुपीज़ एक्सेप्ट करता है, ए के 5 लाख रुपीज़ अगर बी एक्सेप्ट करता है, तो उसे हर हाल में अपनी शॉप सी को देनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर उसने इलेक्ट किया है, तो उसे यहाँ पर उसने क्या किया है? एक तरीके से एक बेनिफिट ले लिया है। ठीक है, बेनिफिट ले लिया है 5 लाख रुपीज़ का, लेकिन साथ में उसे लायबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और लायबिलिटी क्या है कि उसे अपनी शॉप क्या है? सी को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसा मान लिया जाता है कि या तो बी क्या करेगा? पूरे इंस्ट्रूमेंट के कंटेंट को ओके करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर टोटली डिनाई करेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो बी को फेवरेबल लगे वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जो उसको लगे कि इसके बेनिफिट में नहीं है वो उसको रिजेक्ट करे। तो ये ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बी जो है वो राइट ऑफ इलेक्शन को एक्सरसाइज करेगा। या तो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट को एज अ होल एक्सेप्ट करेगा, या फिर वो पूरे इंस्ट्रूमेंट को के अगेंस्ट में इलेक्ट करेगा। तो उसको यहाँ पर राइट ऑफ इलेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक केस है, एमएसटी धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें 3 बातें बताई गई हैं। तो पहले नंबर पे ये बात है कि जो ट्रांसफ़र है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो कि उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है। ऑब्वियसली अभी हमने बताया था कि यहाँ पर कौन प्रोफेस कर रहा है, कौन प्रपोज़ल रख रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए वो प्रपोज़ल रख रहा है, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो है कुछ बेनिफिट ओनर के ऊपर कन्फ़र किया जा रहा है। मतलब इंस्ट्रूमेंट एक ही है। तो पहले नंबर पे हमने बताया कि जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है वो ओनर नहीं है, लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है उसी इंस्ट्रूमेंट में ओनर के ऊपर भी कुछ बेनिफिट कन्फ़र किया जा रहा है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि 5 लाख रुपीज़ का बेनिफिट जो है बी को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो और थर्ड नंबर पे से बताया गया है कि जो ओनर है उसको या तो पूरे इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और या फिर उससे डिसेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रांसफ़रर है वो ओनर नहीं है। ठीक है, क्या बताया मैंने? जो ट्रांसफ़रर है यहाँ पर वो ओनर नहीं है, और जो ट्रांसफ़री है, ट्रांसफ़री मतलब जिसको कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जानी है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में कौन था ट्रांसफ़री? सी ट्रांसफ़री था। ए क्या था? ट्रांसफ़रर था। सी कौन है? ट्रांसफ़री है। और बी कौन है? ओनर है। तो ये 3 बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। इसके बाद
हम आगे इसके चलते हैं कि जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है बेनिफिट का, जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में मैंने बताया था कि 5 लाख रुपीस ट्रांसफ़र करने की जब बात हुई थी, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्टली ओनर को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है? जब ओनर को कोई भी चीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगी तभी तो वो इलेक्ट कर पाएगा, है ना? ऐसा नहीं है कि ओनर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया, सपोज़ उसके सन को ट्रांसफ़र कर दिया, उसके ब्रदर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस केस में ओनर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसको ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है तो फिर उसको वो इलेक्ट भी क्या करेगा। तो इसलिए अगर इलेक्शन करना है तो ट्रांसफ़र डायरेक्टली ओनर को होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ओनर ने जो है सपोज़ वो बेनिफिट नहीं लिया, मान लो उसने वो 5 लाख रुपीज़ नहीं लिए और उसने कहा कि मैं अपनी शॉप अपने पास ही रखता हूँ, मैं अपनी शॉप नहीं दूँगा सी को। तो उस केस में जो 5 लाख रुपीज़ है वो रिवर्ट बैक हो जाएँगे किसको? ट्रांसफ़रर को, यानी ए को, ठीक है। जो भी 5 लाख रुपीज़ का जो बेनिफिट ओनर को मिलने वाला था, वो बेनिफिट वो रिलिंक्विश कर देगा और वो बेनिफिट जो है वो रिवर्ट बैक हो जाएगा किसको? ट्रांसफ़रर को। अब इसमें आगे है कि कॉम्पनसेशन टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। अब यहाँ पर ट्रांसफरी मैंने बताया कौन था इस एग्जांपल में? सी, ठीक है। तो सी कौन है यहाँ पर? ट्रांसफरी है। अब यहाँ पर बात हो रही डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। जब एक बार ओनर ने डिसेंट कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं अपनी शॉप नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे 5 लाख रुपीज़ भी नहीं लूँगा, तो उस केस में सी जो था वो एक आस लगाए बैठा था कि हो सकता है कि बी उसको अपनी शॉप दे दे, तो लेकिन जब बी ने उसे मना किया तो यहाँ पर वो डिसअपॉइंट हो गया, ठीक है। डिसअपॉइंट मतलब एक तरीके से उसको मतलब उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए वो खुश नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ में डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। किससे क्लेम कर सकता है? ट्रांसफरर से क्लेम करेगा, ठीक है। अगर ग्रेट्यूटस ट्रांसफ़र हुआ है तो उस केस में वो रीज़नेबल कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, और अगर उसने ट्रांसफ़रर को कुछ पेमेंट किया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी वो रिकवर कर सकता है। एक चीज़ इसमें और है कि अगर ट्रांसफ़रर की डेथ हो जाती है, ठीक है, इलेक्शन से पहले, मतलब कि ट्रांसफ़रर ने ओनर को जब प्रपोज़ल दिया था, तो ओनर ने अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है, ठीक है। मतलब अभी उसने कोई असेंट भी नहीं दी है, डिसेंट भी नहीं किया है, ठीक है। और उससे पहले ही अगर ट्रांसफ़रर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी अगर ट्रांसफरी ने कोई कंसिडरेशन दिया हुआ है ट्रांसफ़रर को, तो वो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से सारा पैसा वापस ले सकता है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ जो भी प्रॉपर्टी थी उसके भी ले सकता है। तो एक तरीके से मतलब उसको कॉम्पनसेशन देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कॉम्पनसेशन टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की बात है। इंग्लिश लॉ थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़र करता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई ओनर इलेक्ट करता है अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उस केस में जो बेनिफिट उसको आने वाला था वो बेनिफिट उसके पास ही रहेगा, वो रिवर्ट बैक ट्रांसफ़र को नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये है कि हाँ, उसे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओनर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को, ना कि ट्रांसफरर को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश लॉ का डिफरेंस है। एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी ओनर क्या करेगा, या तो बेनिफिट लेगा और अपना जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसको देगा, ये मैंने बताया अभी उससे पहले। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर है कि अगर इसी एग्जांपल को इस तरीके से ले लेते हैं कि ए कोई व्यक्ति है, तो वो बेनिफिट एक्स वाई जेड,
ठीक है। ए कोई व्यक्ति है, वो 3 बेनिफिट एक्स, वाई और जेड बी को ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि जो बेनिफिट एक्स है वो उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है। मतलब जो प्रॉपर्टी वो सी को देगा, उस इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी बेनिफिट एक्स जो है वो बी के ऊपर कन्फर होगा। अब यहाँ पर बी क्या करता है, बी अपनी प्रॉपर्टी सी को देने से मना कर देता है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था तीन बेनिफिट दिए हुए हैं, किसने, ए ने, बेनिफिट एक्स, बेनिफिट वाई और बेनिफिट जेड। लेकिन बेनिफिट एक्स को ही क्या किया है, बेनिफिट एक्स को ही प्रॉपर्टी के ल्यू में रखा गया है। तो अगर बी जो है उसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी सी को नहीं दूंगा, तो उस केस में केवल बेनिफिट एक्स रेलिंक्विश होगा और मतलब जो बेनिफिट एक्स है वो ए को रिवर्ट हो जाएगा, लेकिन जो बेनिफिट वाई और बेनिफिट जेड है वो ओनर के पास ही रहेगा। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।